हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। हमारी बातचीत हो रही है अधिवक्ता श्वेता राणा जी से। इनसे जानेंगे कि किस तरह से पॉक्सो एक्ट में क्या क्या प्रावधान है और किस तरह से बाल यौन संरक्षण के लिए कानून के प्रावधान बनाए गए हैं। तो सबसे पहले श्वेता राणा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। श्वेता राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कानून की पढ़ाई कहाँ से की हैं और कब से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मैंने कानून की पढ़ाई कोडरमा विधि लॉ कॉलेज से की है और मैं इस क्षेत्र में 5 साल से हूँ। तो आपका एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, कानून की तरह आप काम कर रहे हैं कानून के क्षेत्र में। तो आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो पॉक्सो एक्ट के बारे में, कि किस प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से बाल यौन संरक्षण के लिए उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस विषय में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट में क्या क्या प्रावधान है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस एक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, यह जो पॉक्सो एक्ट है यह 2012 में शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पॉक्सो एक्ट आखिर होता क्या है। तो पॉक्सो एक्ट का अगर मैं इसका फुल फॉर्म बोलूं तो पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। मतलब कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस एक्ट को लागू किया था 2012 में। तो 2012 से लेकर के जो अब तक 2019 की जो कालखंड है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसे कानून के बावजूद, ऐसे कानून होने के बावजूद कई सारे अपराध अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखने और सुनने को मिलते हैं। तो इस कानून में क्या लूप होल है या क्या बारीकियां की जरूरत है जिसके कारण से ये कानून को और कड़ा बनाया जा सकता है? सबसे बड़ी कमी है शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे लोगों अभी भी शिक्षित नहीं है। हमारा देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग अभी भी अशिक्षित हैं। तो और ये जो पॉक्सो एक्ट जो है वो हमारे आसपास के लोगों या जान पहचान के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें कि ना कि सिर्फ लड़कियां ही शामिल है, लड़कों के साथ भी यह शोषण होता रहा है। इसीलिए सरकार ने इसे रोकने के लिए 2012 में इस एक्ट को लागू किया था। अगर हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करें तो इस कानून में कौन कौन से अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या दंड के प्रावधान है? यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसे अगर सरकार के पास अगर रिटेन में दिया जाए या लिखित में दिया जाए तो सरकार इस पर सीधे कार्रवाई करती है बिना किसी जांच पड़ताल के। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट के माध्यम से जो कानून का उल्लंघन जो किया जाता है, आमतौर पे आसपास के वाले ही होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे वाक्य भी होते हैं कि घर परिवार के लोग होते हैं या फिर आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, तो कई सारे अपराध की सूचना कानून तक पहुंच भी नहीं पाती, लोग शिकायत भी नहीं करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो जागरूक बने और सीधे कानून के पास जाए और कानून की सहायता लेके इसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लोगों को भी इसकी जानकारी दे कि आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही रहेंगी और लोगों का मनोबल बढ़ता ही रहेगा। तो अगर ये कानून बना है उन्हें अपराध में लगाम लगाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आगे आना चाहिए। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है, आपके बाल बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है कानून की शरण लेनी चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे अपराध को कम किया जा सके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसमें लोगों को आगे आना चाहिए, जागरूक बनना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को भी बताना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। मैं आपको बता दूँ, यह जो एक्ट 2012 में हुआ था, उससे पहले इससे लगभग 2000 से ज़्यादा केसेस सरकार के पास थी और पेंडिंग थी, जो कि अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई हैं। और सरकार हर तरीके से लोगों को जागरूक करना चाह रही है, चाहे वह टीवी हो या ऐड हो, किसी भी तरह से या रेडियो हो, वो सरकार जो है जागरूक करना चाह रही है और ये बताना चाह रही है कि आप जागरूक होइए और अपने आसपास के लोगों पर भी भरोसा कीजिए। अगर बच्चा आपके कुछ पूछने से या आपके छूने से डर रहा है या आप कुछ पूछ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहा है, वो डर के भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है। तो आप बच्चे के साथ प्यार से बात कीजिए, उसके साथ बच्चा बनिए और उससे जानिए कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म के मारे या समाज के डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कानून के पास जाएंगे या बात फैलेगी तो उनकी बदनामी होगी, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बदनामी नहीं बल्कि वो एक अपराध को रोकेंगे
और समाज में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं 2012 से पहले और अब तक उसे बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सके। भाई अगर कोई अपराध हो रहा है अगर हमारे जानकारी में है कि फलाने जगह पे अपराध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे आगे लाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कानून के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं, जो दंड के प्रावधान है, वो उनका मनोबल नहीं टूटेगा और वो आने वाले समय में ऐसे अपराध होते रहेंगे। हाँ, तो श्वेता राणा जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बनाया गया बच्चों की यौन संरक्षण के लिए, तो इसमें कौन कौन से अपराध के लिए कौन कौन से दंड के प्रावधान हैं, किस किस अधिनियम के तहत हैं, ये हमें आप बताएं। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर यौन उत्पीड़न होता क्या है। तो यौन उत्पीड़न अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला को शामिल किया गया है, जिसमें कि आपके आसपास के लोग या जान पहचान के लोग ही शामिल है। इसमें प्रावधान यह है कि भारत सरकार ने 1860 के अनुसार अपनी सहमति से 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों के साथ अगर ऐसा कोई भी जघन्य अपराध होता है तो उसे वह अपराध मानेगी, लेकिन सरकार ने इससे बढ़ा दिया है, 16 से 18 कर दिया है। और जो ये पॉक्सो एक्ट का जो नियम है वो 12 वर्ष कर दिया गया है। अगर किसी भी बच्चे के साथ अगर 12 वर्ष की आयु तक उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है या उसे सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो उसे सरकार मौत की सजा का प्रावधान लागू किया है। इसमें किस अपराध के लिए कितने साल की अपराध का प्रावधान किया गया या फिर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? इसमें सरकार जुर्माना नहीं लगाती है। अगर अपराध साबित हो जाता है तो उसे डायरेक्ट सरकार मौत की सजा दे देती है। अच्छा, इसके बाद आप हमें ये बताइए कि अगर कोई ऐसा अपराध होता है, कोई बच्चे के साथ ऐसा यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो वो कहाँ पे शिकायत कर सकता है? क्योंकि आमतौर पर ऐसे शिकायत सामने उभर के नहीं आते हैं या फिर बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि कहीं पे हम शिकायत करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, तो वो कहाँ पे जाकर के शिकायत कर सकते हैं ताकि उनका जो भय है वो ना हो? अगर उसके परिवार में या किसी को ये पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यौन शोषण हुआ है, तो वह इसकी शिकायत सबसे पहले अपने नज़दीकी के थाने में दे। इसे वह या तो FIR करके लिखित रिपोर्ट लिखा सकती है या खुद ही एक एप्लीकेशन लिख सकती है और जाके थाने में दे। उसके बाद थाने में जाने के बाद पुलिस वाले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बच्चों को अपने संरक्षण में ले, उसकी देखभाल करे और उससे सही तरीके से जांच पड़ताल कर मामले को आगे बढ़ाया जा सके। आमतौर पर ये देखते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी है या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमें न्याय पाना है तो बहुत ही महंगा है आज के समय में न्याय पाना, तो अगर वो न्याय पाना चाहता है और उसके पास बहुत गरीब आदमी है तो उसको कैसे अपना न्याय पा सकता है? कहाँ संपर्क करना पड़ेगा उसके लिए? उसे लिखित आवेदन देकर सीधा SDO के पास जाना चाहिए और उसे SDO को बोलना चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उसे बताना चाहिए कि वो बहुत ही गरीब है, और फिर SDO उस मामले को अपने तरीके से हैंडल करेगी और वो उसे एक लॉयर प्रोवाइड कराएगी ताकि वो उसका केस जो है वो लड़ सके और उसे न्याय दिला सके। यानी कि जिला प्रशासन का भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि वो किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति हैं तो उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करें और कानूनी मदद मुहैया कराएं ताकि वो न्याय पा सके। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे अपराध को रोकने के लिए जिला प्रशासन या अधिवक्ता संघ के द्वारा या फिर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं ऐसे जागरूकता प्रदान करने के लिए? अभी हाल में ही हम लोगों ने एक जागरूकता कार्यक्रम किया था साईं मंदिर के पास, और वहाँ के जितने भी आस पड़ोस के लोग थे उन्हें एकत्रित किया था। घर घर जाके लोगों का एक समूह बुलाया था और लोगों को बताया था कि आप लोग जानिए कि किस तरह से पॉक्सो एक्ट जो है वो समाज में फैल रहा है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि ये जो एक्ट है वो हमारे कहीं बाहर से नहीं आया है, वो हमारे घर से ही है। हम जिससे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, वही हमारे घर में आसानी से आ जाते हैं और बच्चों के साथ ऐसे अपराध में शामिल हो जाते हैं। उन्हें एक प्रोग्राम भी करके दिखाया कि यही नाटक के माध्यम, हाँ, ये नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करके बताया, और ऐसा प्रोग्राम हम लोग हर महीना करते ही रहते हैं। अगर ऐसा कोई वाकया होता है, अगर जन जागरूकता की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिलता है? जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक करवाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि आप
जानिए कि क्या है क्या नहीं है। लोगों का रिस्पांस तो उस समय अच्छा आता है, लेकिन जब वो घटना जब स्वयं पर जब घटित होती है और जब उनकी बारी आती है तो थोड़ा सा लोग संकुचित हो जाते हैं आगे बढ़ने में। तो उसे बहुत ही समझाना पड़ता है, बहुत ही बताना पड़ता है, तब वो कहीं आगे आते हैं और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करना पड़ता है कि उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो अपराध हुआ है वो बहुत ही जघन्य है। अगर आपके साथ हुआ है तो ये कल किसी और के साथ होगा, और इसे रोकने के लिए आप एक बहुत ही बड़ा माध्यम बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को काफ़ी सारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटनाएं हो या फिर आपके साथ कोई घटना हो तो चुप ना बैठे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने आसपास कहीं भी ये घटना घटित होते देखते हैं तो वे स्वयं ही जाकर पुलिस में रिपोर्ट करें और उस परिवार को भी जाकर समझाएं कि यह घटना के बारे में बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। जो इस कार्यक्रम को काफ़ी सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी उनके जान पहचान के हैं, अगर उनका व्यवहार या बिहेवियर या उन्हें उनका छूना अगर उन्हें गलत लग रहा है तो वो तुरंत अपने घर के में जाएं और मम्मी पापा को बताएं, या घर में उनके जो भी बड़े हैं उन्हें जाकर इस मामले में बताएं। और बड़ों को भी बच्चों की बातों को सीरियसली लेना चाहिए और उस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए। और बड़ों को भी चाहिए, जो घर के गार्जियन, उन्हें भी बताना चाहिए अपने बच्चों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल उन्हें अवगत कराना चाहिए कि और उन्हें पूरी इसके बारे में उन्हें समझाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। अगर कोई बच्चा अगर हो रहा है, स्कूल में जा रहा है, ठीक है, और स्कूल में अगर उसके टीचर या ड्राइवर या कोई भी स्कूल के सीनियर्स बॉय या गर्ल्स उनके साथ अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, या उन्हें कोई वीडियो दिखा रहे हैं या उन्हें कुछ गंदे तरीकों से इशारा कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो वो बच्चों की बातों को बच्चे जो है अगर वो घर में आकर वो सारी बातें बताते हैं तो ये गार्जियन का और पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बच्चे की बातों को सुने और जाके स्कूल में प्रिंसिपल से बात करे। अगर प्रिंसिपल भी उनकी बातों को इग्नोर करे तो वो डायरेक्ट थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसे रोक सकते हैं। यानी कि बच्चे की हर बात को गंभीरतापूर्वक अवश्य ले, क्योंकि कोई भी बात अगर आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं तो उसका काफ़ी गंभीर परिणाम आगे हो सकता है। इसीलिए इसे देखते हुए हर बात को गंभीरता के पूर्वक सोचें और उसके हिसाब से अपना एक्शन लें। बिल्कुल। तो श्वेता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियों को हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे काफ़ी लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में ऐसे अपराध रोकने में काफ़ी कारगर होंगे। अंतिम में मैं यही बोलना चाहूँगी और सारे अपने श्रोतागण को और लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि वो आगे आए और समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को रोके। समाज में जो जागरूकता अभियान जो चला रही है सरकार, चाहे वो NGO के माध्यम से हो या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या रेडियो के माध्यम से हो, उसे गंभीरता पूर्वक ले और बच्चों द्वारा की गई बातों को भी गंभीरता पूर्वक ले। अगर कोई बच्चा घर में आकर अपने स्कूल के बारे में या किसी के बारे में या घर के कोई भी पारिवारिक या जान पहचान के लोग हो उसके बारे में बताता है तो उसे गंभीरता पूर्वक ले और बारे में जांच पड़ताल कर आगे बढ़े और समाज को भी जागरूक करे। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी को हमारे श्रोताओं को अवगत किया श्वेता जी। तो उम्मीद करते हैं जो श्रोता आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, रेडियो को सुन रहे होंगे, एक रेडियो एक सशक्त माध्यम है एक जानकारियों का, तो उन्हें काफ़ी लाभ भी पहुंचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।